Hello students, I am Varsha Thadani and today we are going to study the topic of class 10th, chapter 5, Outcomes of Democracy. Outcomes of Democracy के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि हम डेमोक्रेसी को असेस कैसे करते हैं, हमने देखा था अकाउंटेबल कैसे है, रिस्पॉन्सिबल कैसे है, लेजिटिमेट कैसे है। हमने ये देखा था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ये 3 टॉपिक्स हम पिछले लेक्चर में समझ के आए हैं। आज के लेक्चर में हमारे लिए 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी का रिडक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा, और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, कैसे हमारी कंट्री में, क्योंकि इतनी ज़्यादा सोशल रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ हैं, तो कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इन सोशल डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट कर रहे हैं। ठीक है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन की डिग्निटी इन्हांस हो रही है, मतलब उसकी रिस्पेक्ट हो रही है, और कैसे सिटीजन्स को फ्रीडम मिल रहा है। तो हमारे ये 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इस चैप्टर से हम एक कॉम्पिटेंसी डेवलप करने वाले हैं, हम एक चीज़ सीखने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द टॉपिक हमें इस चैप्टर से क्या समझ में आएगा वो ये है कि हम क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है, क्या क्या एफर्ट्स लगाती है, वो हम समझेंगे अलग अलग डोमेन्स में। इनइक्वालिटी पॉवर्टी कैसे रिड्यूस करती है, कैसे वो अकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटीज़, कैसे वो सिटीजन्स की डिग्निटी और फ्रीडम को इन्हांस करती है। ये सारे चैलेंजेस हम इस चैप्टर से सीखेंगे। एक कॉम्पिटेंसी आप ये डेवलप करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इसमें पहले तो हम एक्सपेक्टेशंस देखेंगे, हमारी एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन, गवर्नमेंट से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है। Democracies would reduce economic disparities, yet democracies seem ineffective in reducing economic inequality. डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ ख़त्म होनी चाहिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी हमने ये जेंडर, रिलीजन और कास्ट में भी पढ़ा था कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती क्या है? कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी। किस में? इकोनॉमिक स्फीयर में। अब इकोनॉमिक स्फीयर में किस तरीके से, जैसे जो 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 ज़्यादा रिच हैं हम देखेंगे कि उनके पास ज़्यादा इकोनॉमिक इक्वालिटी है। जो पुअर हैं हम उन देखेंगे कि नहीं, उनको इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई हैं। इसका मतलब है जॉब स्फीयर में, ऐसे स्फीयर्स में उन्हें अभी भी इतना ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेटस नहीं मिला है। जो रिच है उन्हें ही सारा इकोनॉमिक स्टेटस मिल रहा है, पुअर्स को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ये गैप क्रिएट हो रहा है बिटवीन रिच एंड पुअर, और इसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अभी डेमोक्रेसी सॉल्व नहीं कर पा रही है। ये एक चार्ट है, हमारी बुक में भी हमें मिल जाएगा, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन सिलेक्टेड कंट्रीज। अब यहाँ पे परसेंटेज शेयर है नेशनल इनकम में कि कितनी, किस पर्टिकुलर कंट्री की नेशनल इनकम है, टॉप में कितनी आ रही है और बॉटम में कितनी आ रही है। समझ में आ रहा है? जैसे साउथ अफ्रीका में टॉप 20% में 64.8%, बॉटम 20 में 2.9%। मतलब टॉप में ये क्लासेस आ रही हैं 64.8% और जो बॉटम कैटेगरी है वो भी है 2.9%। ऐसे ही ब्राज़ील का है, रशिया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, हंगरी। ये एक परसेंटेज दी गई है कि नेशनल इनकम जो भी कंट्री की एट द एंड ऑफ द ईयर निकल के आ रही है, उसमें समझ में आ रहा है अच्छा बॉटम में ये सारे लोग फॉल कर रहे हैं और टॉप में ये सारे लोग फॉल कर रहे हैं। परसेंटेज बताई गई है, आप इसको स्टडी कीजिएगा। अलग अलग कंट्रीज की परसेंटेज बताई गई है। ठीक है। इन डेमोक्रेसीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर ग्रोइंग। ये क्यों ग्रो कर रही है? एज बिकॉज जो रिच हैं वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर हैं दे आर रिमेनिंग एज पुअर। इसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, एज बिकॉज पीपल आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज इन एन इकोनॉमिक स्फीयर। इसीलिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी से हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम किया जाए। ठीक है। अल्ट्रा रिच होल्ड डिसप्रपोर्शनेट वेल्थ एंड इनकम। जैसा मैंने आपको बताया, उनके पास कुछ ज़्यादा ही वेल्थ है, कुछ ज़्यादा ही इनकम है, उनका फिनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है।
वेल्थ गैप उनके बीच में इंक्रीज हो रहा है। वेल्थ गैप किसके बीच में इंक्रीज हो रहा है? बिटवीन रिच एंड पुअर। ओके, दोज एट द बॉटम स्ट्रगल विथ डिक्लाइनिंग इनकम्स। और जैसे हमने अभी वो चार्ट में देखा, जो बॉटम में है उनकी इनकम बढ़ नहीं रही है, उनकी इनकम डिक्लाइन ही हो रही है, तो उनको वो स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इस स्ट्रगल की वजह से गैप इज इंक्रीजिंग बिटवीन रिच एंड पुअर, और इस स्ट्रगल की वजह से ये एक्सपेक्टेशन है हमारी डेमोक्रेसी से दैट डेमोक्रेसी मस्ट रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, डिफिकल्टी इन मीटिंग बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, स्पेशली हेल्थ, ये इतने ज़्यादा एक्चुअली डिक्लाइन हो रहे हैं इन द इनकम्स कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ हमारी डेली की नेसेसिटीज़ होती हैं, जैसे फूड से रिलेटेड हो गई, हमारी क्लोथिंग से रिलेटेड हो गई, एजुकेशन, स्पेशली हेल्थ। ये बेसिक नेसेसिटीज़ जब फुलफिल नहीं होती है तब क्या होता है? आप खुद सोचिए तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये पुअर कंट्रीज, पुअर पीपल किनसे जाके हेल्प मांगेंगे? पुअर कंट्रीज हेल्प मांगेंगे फ्रॉम द रिचर कंट्रीज, और पुअर पीपल विल आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द रिच पीपल। तो ये क्या होता है, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर कंट्री को डिपेंडेंट होना पड़ रहा है ऑन सम अदर कंट्री। पर अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी धीरे धीरे अगर कम हो जाएगी तो ये डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी और इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, पुअर आर अ लार्ज वोटिंग ब्लॉक। अब ये क्यों बोल रहे हैं? ज्यादातर जो स्ट्रेंथ है पुअर्स की है, तो पुअर आर अ लार्ज वोटिंग ब्लॉक। यहाँ पे बोल रहे हैं इतनी पॉपुलेशन है पुअर की, तो ऑब्वियसली लार्ज वोटिंग पॉपुलेशन पुअर की ही हुई। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इतने ज्यादा वोटर्स हैं आपके पास पुअर, उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना गवर्नमेंट का काम है। फिर भी गवर्नमेंट इन इश्यूज पे ध्यान नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? इफ सपोज नहीं दे रही है, देन इनको इनके सर्कमस्टांसेस आगे फेस करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट में भी डिक्लाइन हो जाए, गवर्नमेंट में भी डिसॉल्व हो जाए। तो अगर ये इश्यूज और नीड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, पुअर पीपल इनका वोटिंग ब्लॉक है, देन व्हाई दे आर नॉट फोकसिंग और दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर सर्टेन इश्यूज और ऑन देयर सर्टेन नीड्स? Political parties want to avoid losing their votes, yet political parties are avoiding this issue. Democratically elected governments seem less focused on addressing poverty than expected. यहाँ पे ये बोल रहे हैं जितना हमें expectations हैं democracy से in reducing poverty, democratic politics उतना ध्यान पॉवर्टी रिड्यूस करने में नहीं लगा रही है जितना हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब ये लार्ज वोटिंग ब्लॉक है तो हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि क्या हो कि पॉवर्टी रिड्यूस हो, एंड पॉवर्टी रिड्यूस होगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अपने आप रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, द सिचुएशन इज वर्स इन सम कंट्रीज। क्यों? क्योंकि वो, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया, वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। एग्जांपल दिया है बांग्लादेश का। पुअर कंट्रीज रिलाई ऑन एड फ्रॉम रिचर कंट्रीज फॉर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में आ रहा है फूड। हमने देखा फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऑब्वियसली लोग अपनी फुलफिल करना चाहेंगे। इफ सपोज उनके पास नहीं है वो असिस्टेंस, वो उनके पास वो एड ही नहीं है, देन ऑब्वियसली दे विल रिलाई फॉर एड ऑन द कंट्रीज विच आर रिचर इन नंबर। तो इसीलिए पुअर कंट्रीज ये कर रहे हैं बिकॉज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो वो था रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। क्या एक्सपेक्ट किया है, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं? जितना एक्सपेक्ट किया है उतना हमें नहीं मिल रहा है। अब है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। कैसे हमारी कंट्री में सोशल डाइवर्सिटी अकोमोडेट की जा रही है, कैसे हमारी कंट्री में इतनी रिलीजियस और सोशल डाइवर्सिटीज को चेंज किया जा रहा है, उनको एक साथ लेके आया जा रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, डेमोक्रेसी वुड प्रमोट सोशल हार्मनी। ये तो हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि ऑब्वियसली डेमोक्रेसी सोसाइटी में सोशल हार्मनी प्रमोट करेगी, सोसाइटी को हमेशा यूनाइट होकर रहना है, कुछ ऐसी पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेके आएगी जिसकी वजह से सोसाइटी हमेशा यूनाइटेड रहे। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं एक्चुअली कि गवर्नमेंट को, हमारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। लेकिन सपोर्टिंग एविडेंस क्या कहते हैं वो भी देखते हैं।
डेमोक्रेसीज कैन मैनेज डाइवर्स सोशल ग्रुप्स, जैसे हमने देखा है बेल्जियम का केस। बेल्जियम के केस में आप याद कीजिए, हमने पावर शेयरिंग में भी पढ़ा था, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए क्या पढ़ा था उसमें। हमने ये पढ़ा था कि कैसे बेल्जियम में अकोमोडेशन हुआ था सोशल डाइवर्सिटी का। वहाँ पे दो पॉपुलेशन थी, डच एंड फ्रेंच, एंड उनके बीच में कोई डोमिनेशन क्रिएट नहीं हो, इसीलिए बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइम अमेंड भी किया, 3 टाइम चेंज भी किया, और फिर उसके बाद उन चेंजेस के बाद उन्हें क्या मिला? इक्वल रिप्रेजेंटेशन। उन्हें जब ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली है, उस टाइम पे ये साबित हो गया था कि वो अकोमोडेट कर रहे हैं जितनी भी सोशल डाइवर्सिटीज उनकी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही हैं। पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत इशू थे, बट उन्होंने ये इश्यूज रिजॉल्व किए हैं अपने बेल्जियम मॉडल अपना के, उसमें 3 बेसिक एलिमेंट्स को अपना के, जिसकी वजह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा बिटवीन द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन। ठीक है। They have established procedures like elections to manage tensions peacefully. उन्होंने इलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया था ताकि कोई भी टेंशन ना हो, और जो भी टेंशन हो रही है वो उसको पीसफुली मैनेज कर सके। ठीक है। Democracies teach respect for differences, provide means to negotiate them. डेमोक्रेसी में हमें एक बात हमेशा से समझ में आ गई कि डेमोक्रेसी हमेशा जो डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट करना सिखाती है। डिफरेंसेस कैसे हो रही हैं? हमारे रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंस है, कास्ट के बेसिस पे डिफरेंस है, जेंडर के बेसिस पे डिफरेंसेस है, बहुत डिफरेंसेस है। बट कभी भी डेमोक्रेसी ये प्रमोट नहीं करेगी कि हमें इन इक्वल ट्रीटमेंट दे रहा है। हमें सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है डिस्पाइट ऑफ वेरियस डिफरेंसेस अमंग अस। हमारे बीच में कितने भी डिफरेंसेस हों, बट डेमोक्रेसी हमें हमेशा यही सिखाएगी टू रिस्पेक्ट दोज डिफरेंसेस। एंड अगर डिफरेंसेस हैं तो साथ में बात करके नेगोशिएशन कर लो, साथ में बात करके डिस्कशंस कर लो, तो आप एक प्रॉपर गोल अचीव कर पाएंगे और एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है। नॉन डेमोक्रेसीज डाउनसाइड देखते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इग्नोर और सप्रेस सोशल डिफरेंसेस एनिमीज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ तो ये हुआ कि वो सोशल डाइवर्सिटीज को सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें पता है अगर सप्रेस हुआ तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगी। क्यों? डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको सबको यूनाइट करके ही रखना है। हमने फेडरलिज्म के फीचर में भी पढ़ा है कि एक फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है कि उन्हें अपनी कंट्री की यूनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। ना सिर्फ प्रोटेक्ट करके रखना है बल्कि उसको प्रमोट भी करते रहना है। बट एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सोशल डिफरेंसेस को सप्रेस कर सकती है अपने हिसाब से। क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है कि लोगों के बीच में यूनिटी है नहीं है, क्योंकि वहां पे पहली बात तो इलेक्शंस नहीं हो रहे, तो उन्हें ये टेंशन नहीं है कि लोग हमें इलेक्ट करेंगे अगर हम लोगों की बात सुनेंगे, लोगों के नीड्स और इंटरेस्ट फुलफिल करेंगे। उन्हें इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं है। इसीलिए यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उनके इश्यूज को सप्रेस कर रही है। ठीक है। डेमोक्रेसी की क्या स्ट्रेंथ है, डेमोक्रेसी किस तरीके से बहुत ज़्यादा पावरफुल है या किस तरीके से उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो पढ़ते हैं। Democracy is best suited to handle social differences, divisions, conflicts. Example of Sri Lanka shows democracy must fulfill conditions in order to achieve this outcome. अब डेमोक्रेसी के साथ क्या है? डेमोक्रेसी आपके सारे सोशल डिफरेंसेस, जो भी डिविजन्स हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो रिजॉल्व कर सकती है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी रिजॉल्व कर देती है या डेमोक्रेसी ये सोशल डिफरेंसेस एमर्ज नहीं होने देगी? अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन जो 1947 में हुआ, उस टाइम पे हमारी कंट्री इतने बुरी तरीके से डिवाइडेड थी कि उनको एक तरीके से एक साथ लाना बहुत मुश्किल था। तो वो डेमोक्रेसी का पहला टेस्ट था एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कि कैसे हम साथ में लेके आए अपने लोगों को। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? स्टेट्स का फॉर्मेशन किया था लैंग्वेज के बेसिस पे। उस टाइम पे बहुत सारे लीडर्स को इस बात का डर तो था कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है तो कहीं यूनाइट की जगह डिसयूनाइट ना हो जाए, कहीं लोग दूर ना हो जाएं। बट ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे जो डिवीजन हुए हैं, आज हम उस डिविजन्स के अकॉर्डिंग ही अपने पर्टिकुलर स्टेट्स में सर्वाइव कर रहे हैं।
हर पर्टिकुलर स्टेट में लैंग्वेज के बेस पे डिवीजन हुआ, लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स का रीफॉर्मेशन हुआ था। तो सोशल डिफरेंसेस डेमोक्रेसी एमर्ज नहीं होने देगी। जो भी डिविजन्स क्रिएट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, वो नहीं होने देगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमें पता है एक सेक्युलर स्टेट है, तो सेक्युलर स्टेट तो कोई रिलीजन को भी प्रमोट नहीं करेगा, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। वो हमें आज़ादी है, हम किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें आज़ादी है कि हम किसी भी लोगों के साथ हम बैठ सकते हैं, उनके साथ हम अपने व्यूज़ और ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें सब बात की आज़ादी है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही होता है। सपोज पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लीडर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट उन्हें रूम प्रोवाइड करती है, उन्हें एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक्स एंड टू रिजॉल्व द इश्यूज। तो डेमोक्रेसी की ये स्ट्रेंथ है कि डेमोक्रेसी सोशल डिफरेंसेस इमर्ज नहीं होने देगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें श्रीलंका का, वहाँ पे तो डेमोक्रेसी थी नहीं, एज बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मेजॉरिटी को प्रमोट किया जा रहा है, सिन्हेलीज को प्रमोट किया जा रहा था। उसके एग्जाम्पल से तो हम ये बात सीखे हैं कि उसके आउटकम्स बहुत बुरे थे। हमें पता है ना श्रीलंका के केस में क्या आउटकम था, ये तो हमें याद है। श्रीलंका के केस में सिविल वॉर हुआ था जस्ट बिकॉज वहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है कि कभी भी हम इसके बेसिस पे तो नहीं लड़ेंगे, ना तो सोशल डिफरेंसेस, ना जेंडर डिफरेंसेस, ना कास्ट डिफरेंसेस, इनके बीच में हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। बिकॉज ये स्ट्रेंथ है कि डेमोक्रेसी कुछ ऐसे स्टेप्स ले रही है जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस इमर्ज नहीं हो रहे। ठीक है। कंडीशंस फॉर सक्सेस, ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट में कि डेमोक्रेसी को सक्सेस मिले और हम ये कह दें कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्नमेंट। जब आउटकम निकल के आए तो समझ में आए हाँ बेस्ट गवर्नमेंट है, बेटर गवर्नमेंट है फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कंडीशंस देखते हैं। डेमोक्रेसी इजंट अबाउट मेजॉरिटी रूल, माइनॉरिटीज नीड टू बी हर्ड एंड रिस्पेक्टेड। डेमोक्रेसी सिर्फ मेजॉरिटी रूल तो नहीं है, हर बार ऐसा होना चाहिए कि माइनॉरिटी के नीड्स भी सुनो, माइनॉरिटी के इश्यूज भी सुनो, और उन इश्यूज को सिर्फ सुनो मत, रिस्पेक्ट करो और उन इश्यूज को रिजॉल्व करो। और ये रिजॉल्व होते हैं। कल ही हमने पढ़ा था, हमने ये देखा था कि रिस्पॉन्सिवनेस कैसे होती है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, कैसे वो हमारी तरफ रिस्पॉन्सिबल है, वो लोगों के नीड्स और कंसर्न्स सुन रही है और उनके इश्यूज को रिजॉल्व कर रही है। तो माइनॉरिटी इश्यूज भी रिजॉल्व हो रहे हैं, साथ साथ मेजॉरिटी इश्यूज भी रिजॉल्व हो रहे हैं। तो डेमोक्रेसी है इसका मतलब ये नहीं है मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं, माइनॉरिटीज को भी फेयर चांस मिलना चाहिए कि वो भी कभी ना कभी मेजॉरिटी फॉर्म करे। ठीक है। सेकंड, rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion, race, linguistic group, etc. Suppose कोई majority community rule कर भी रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो majority में है in terms of religion, in terms of race या in terms of language। नहीं, वो सिर्फ उस particular एरिया को रूल कर रही है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है या वो ही डोमिनेट करेगी माइनॉरिटीज को। नहीं, अगर ऐसा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को काफी ज्यादा सक्सेस मिल सकती है। ठीक है। नो ग्रुप शुड बी परमानेंटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम पावर बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, लैंग्वेज। किसी भी ग्रुप को आप परमानेंटली एक्सक्लूड नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज अगर वो माइनॉरिटी रिलीजन है, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं। नहीं, आप किसी भी ग्रुप को परमानेंटली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से रिमूव नहीं कर सकते। सबको फेयर चांस मिलना चाहिए कि वो मेजॉरिटी में आए। Everyone must have the chance to be part of the majority at some point। जैसा मैंने आपको बोला, part of the majority मतलब वो भी रूल करे at some point of time। ठीक है। Rule by majority means that in case of every decision or election, different persons and groups can form a majority। मेजॉरिटी रूल ये नहीं होता एक कम्युनिटी रूल कर रही है या एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में मेजॉरिटी रूल कर रही है। नहीं, मेजॉरिटी रूल बस ये होता है कि सपोज कोई डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उन डिसीजंस में अलग अलग ग्रुप्स को मिला के जो मेजॉरिटी फॉर्म होती है वो होता है मेजॉरिटी ग्रुप। क्योंकि वहां पे जरूरी है ना कि उस पर्टिकुलर डिसीजन पे फॉर एग्जाम्पल 50 लोग अग्री करें, तो वो 50 लोग एक ही पर्टिकुलर ग्रुप से तो अग्री नहीं करेंगे, वो अलग अलग ग्रुप से
मेजॉरिटी फॉर्म करेंगे, उसके बाद वो पर्टिकुलर डिसीजन पास होगा, ठीक है। Democracy remains democracy only when every citizen has a chance of being in majority. At some point, जैसा मैंने पहले भी बताया, पहले भी पॉइंट पढ़ा हमने, तभी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रहेगी जब माइनॉरिटीज को भी मेजॉरिटी में आने का फेयर चांस मिलेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी पॉवर्टी, क्या ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी या इनइक्वालिटी रिड्यूस हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहने से सिटीजन की डिग्निटी, सिटीजन की फ्रीडम कैसे एनहांस होती है, ठीक है। Democracy and individual dignity. Democracy stands much superior in promoting dignity and freedom of individual. हर कोई चाहेगा ना कि वो एक ऐसी कंट्री में रहे जहाँ पे उन्हें रिस्पेक्ट मिल रही है, हर कोई चाहेगा कि वो एक ऐसी कंट्री में रहे जहाँ पे उन्हें प्रॉपर राइट्स मिल रही हैं, जहाँ पे उन्हें उनके व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है। तो डेमोक्रेसी ये मौका हमें प्रोवाइड करती है, हमें वो रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। Every individual wants to receive respect. Conflicts often arise due to lack of respect. हर एक इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स तब आते हैं जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, लेकिन हमारी कंट्री में नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जा रही है, प्रॉपर राइट्स दिए जा रहे हैं, प्रॉपर अपने व्यूज और एक्सप्रेस करने की एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जो दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं मिलता, ठीक है। Respect and freedom are the basis of democracy. Democracies have recognized this, at least in principle. Societies built on subordination and domination struggle with the concept of equality. Democracy ने ये बात तो at least in principle accept कर ली कि respect चाहिए, citizens को freedom चाहिए, ठीक है। और जिन जगहों पे ये respect और freedom नहीं है, वहाँ पे conflicts ज़रूर arise होंगे। और जहाँ पे सबऑर्डिनेशन है, जैसे पहले होता था स्टेट्स के साथ, सेंटर सब स्टेट जो थे वो सेंटर पे सबऑर्डिनेट थे, स्टेट्स जो थे वो सेंटर के अंडर काम करते थे। जहाँ पे सबऑर्डिनेशन है, जहाँ पे डोमिनेशन है, वहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे और वहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं विमेन इन डेमोक्रेसी। विमेन को किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। Most society across the world were historically made dominated societies. Long struggles by women have at least created sensitivity towards women's issues. पहले तो हमें पता है, अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं, हम पास्ट में चले जाएं, तो हमें इतना तो समझ में आ जाएगा कि विमेंस के साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता था, वुमेन्स को किस तरीके से डोमिनेट किया जा रहा था, किस तरीके से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वुमेन्स को डोमिनेट करती थी। पेट्रियार्की का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया, वो सारे मूवमेंट्स देखने के बाद इतना समझ में आ गया कि विमेंस के इश्यूज पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस तरीके से विमेन को आप पार्टिसिपेशन देंगे, उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देके, ताकि उनको भी उतना रिप्रेजेंटेशन मिले, उतना वो पार्टिसिपेट कर पाए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। क्योंकि जो भी डिसीजन एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट में लिया जा रहा है, वो सब डिसीजंस में विमेन भी उतना ही अफेक्ट हो रही हैं जितने कि बाकी के सिटीजन्स। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम विमेन को एक्सक्लूड कर दें उस ग्रुप से, उन्हें भी इंक्लूड करना चाहिए बाय गिविंग देम सम सॉर्ट ऑफ सीट्स इन अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। That does not mean that women are actually always treated with respect. Once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage for struggle for their rights. In a non-democratic setup, this is not possible. इसका मतलब ये नहीं है हर जगह विमेन को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, नहीं। लेकिन अगर हम ये बात करें ना कि विमेन के इश्यूज पे बात करें, विमेन के इश्यूज को रेज करें, उनके मूवमेंट्स के एग्जाम्पल्स दें, तो इतना समझ में आ गया कि जिस दिन ये राइट बन जाएगा, उस दिन विमेन अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। और अभी तो ऐसा है कि विमेन कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट एंड वो लड़ सकती हैं, वो अपनी बात, अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर सकती है, अपने ओपिनियंस रख सकती है, और उन्हें कुछ परसेंट ऑफ सीट्स भी मिली है इन दी पॉलिटिकल स्फीयर। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही हो सकता है।
ये एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिले या वुमेन को इक्वल राइट्स मिले या उतनी नीड्स और डिमांड्स की बात हो। ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम विमेन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कास्ट की कि क्या स्टेटस है कास्ट इन इंडिया। Democracy has improved the position of disadvantaged caste in India, yet caste-based inequality persists, lacking moral or legal justification. अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम क्या सोचते हैं कि सारी चीज़ें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे कास्ट रिलेटेड इश्यूज से बहुत बहुत पहले डेमोक्रेसी ने डील किया है, गवर्नमेंट आज भी डील कर रही है, लेकिन कास्ट इनइक्वालिटीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? बिकॉज कुछ केसेस में लोग उस पर्टिकुलर चीज़ से अवेयर नहीं है, कुछ केसेस में डोमिनेशन अभी भी स्टैब्लिश्ड है कुछ पर्टिकुलर एरियाज में। लेकिन कास्ट इनइक्वालिटीज ना हो, कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी ना हो, इस बात का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ध्यान रखा जाता है, जो एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं रखा जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को असेस कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं ना डेमोक्रेसी बेटर क्यों है, बिकॉज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे जो प्रमोशन हो रहा है, जो चीज़ प्रमोट की जा रही है, वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में नहीं की जा रही। अब यहाँ पे हमने ये देखा कास्ट इनइक्वालिटी परसिस्ट अभी भी कर रही है, लेकिन हमने ये भी तो देखा कि कास्ट इनइक्वालिटीज परसिस्ट ना करें उनके लिए भी कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, और पहले जो डिसएडवांटेजेस कास्ट थी या जो माइनॉरिटी कास्ट थी उनके लिए भी काम हो चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं डेमोक्रेसी नॉट परफेक्ट बट ऑलवेज इम्प्रूविंग। परफेक्ट नहीं है, शॉर्टकमिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन साथ साथ ये तो नहीं भूलेंगे ना कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अनलाइक अदर सिस्टम डेमोक्रेसी कीप्स इम्प्रूविंग। रीजन, पीपल कीप आस्किंग फॉर मोर। क्यों डेमोक्रेसी इम्प्रूव हो रही है? क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मांग रहे हैं। जब किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के से आप शिकायत कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट खराब है, नहीं, वो गवर्नमेंट धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, तभी आप अपनी कुछ नीड्स और कुछ डिमांड्स रख रहे हैं, और जो भी आप नीड्स और डिमांड्स रख रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है। कैसे? Complaining is actually good in democracy. Reason, it shows people care and want things to be better. तो मैंने बताया ना, कंप्लेनिंग करना बेटर क्यों है? क्योंकि यहाँ लोग उस पर्टिकुलर सिस्टम को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम नहीं कहेंगे कि ये नेगेटिव एस्पेक्ट है कंप्लेन करना, नहीं, कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे एक्चुअली केयर एंड दे वांट टू मेक दैट सिस्टम बेटर फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, democracy helps people become active citizens, not just followers. Most people believe that their vote matters and can bring change. जब भी हम वोट देने जाते हैं तो हम सबसे पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, लीडर्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमारा वो एक वोट हमारी कंट्री में एक चेंज लेके आएगा। तो डेमोक्रेसी सिटीजन्स को एक्टिव सिटीजन बनाती है, सिर्फ फॉलोअर नहीं। एक्टिव सिटीजन कैसे? क्योंकि वो हम चाह रही है कि हम एज अ सिटीजन पार्टिसिपेट करें पब्लिक डिबेट्स में, पार्टिसिपेट करें डिस्कशंस में, और सारे इश्यूज पे अपना व्यू एक्सप्रेस करें। तो वो एक एक्टिव सिटीजन बन के डेमोक्रेसी चलाना चाहती है, सिर्फ फॉलोअर नहीं कि अच्छा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रह रहे हैं फॉलोअर बन के रह रहे हैं, नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी प्रमोट्स टू बी अ एक्टिव सिटीजन। ठीक है, ये है बिलीफ इन द एफिकेसी ऑफ वोट इज प्लेस्ड अबव द कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी। का मतलब ये हुआ कि ये वो है जो लोग कह रहे हैं कि एक वोट से डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, एक वोट से हम अपनी कंट्री में चेंज ला सकते हैं। लोगों को ये लग रहा है कि हमारा वोट, हमारा एक वोट बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है, तो ये कंट्रीज हैं। साउथ एशिया में 65% लोग कह रहे हैं, बांग्लादेश में 66 कह रहे हैं, इंडिया में 67, नेपाल 75, पाकिस्तान 50, श्रीलंका 65। तो ये एक परसेंटेज है, कितने परसेंट लोग कह रहे हैं कि आपके एक वोट से आप बदलाव ला सकते हैं, आप चेंज ला सकते हैं।
क्यों? क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा है कि हम हमारी कंट्री के एक्टिव सिटीजन्स हैं, हम हमारी कंट्री में जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं, उन इश्यूज़ पे प्रॉपर्ली ध्यान दे रहे हैं और हमारी कंट्री को टाइम टू टाइम बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? आ रहा है समझ में? बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमने 3 मेन टॉपिक्स पढ़े। हमने ये पढ़ लिया कि किस तरीके से इनइक्वालिटी रिड्यूस होनी चाहिए, किस तरीके से पॉवर्टी रिड्यूस होनी चाहिए। पॉवर्टी मेन इश्यू है, तो ये बताया गया कि हमारी गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर इश्यू पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किस तरीके से हमारी कंट्री अकोमोडेट कर रही है सोशल डाइवर्सिटीज़, कैसे लोगों को साथ रखने की कोशिश कर रही है और किस तरीके से सिटीज़न की फ्रीडम एनहांस हो रही है, उसकी उनकी डिग्निटी एनहांस हो रही है एक पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रह के। ठीक है? पहला देखा था स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन एड्रेसिंग वेरियस सोशियो एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज। सेकंड, हाउ डेमोक्रेसी प्रमोट इंडिविजुअल डिग्निटी एंड फ्रीडम कंपेयर्ड टू नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। वहाँ पे हमने पहले इश्यूज देखे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्यों कम नहीं हो रही है, एज बिकॉज वो जो वेल्थ गैप है वो इंक्रीज हो रहा है बिटवीन रिच एंड पुअर, एज बिकॉज रिच बिकम्स मोर रिच एंड पुअर बिकम्स मोर पुअर। तो एक वेल्थ गैप जो है वो इंक्रीज हो रहा है और उसको रिड्यूस करने में डेमोक्रेसी को हेल्प करनी है, पॉवर्टी रिड्यूस करने में हेल्प करनी है, इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट करती है, एक तरीके से सबको साथ लेके चलती है। फिर हमने देखा कि कैसे सिटीजन की डिग्निटी इन्हांस होती है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रह के कैसे इन्हांस होगी। ऑब्वियसली वहाँ पे तो इन्हांस होगी ना जहाँ पे आपके व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का आपको मौका मिल रहा है, जहाँ आप अपने ओपिनियंस प्लेस कर सकते हो, जहाँ आपको फ्रीडम मिल रहा है, जहाँ आपको कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं। तो रिस्पेक्ट से रहना तो सब चाहते हैं, जहाँ पे रिस्पेक्ट रहेगी वहाँ पे आप उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। समझ में आ रहा है किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलना चाहिए और किस तरीके से डेमोक्रेसी बेटर है फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर विमेन का भी स्टेटस देखें तो हम विमेन को किस टाइप का स्टेटस देना चाहिए, कास्ट इंडिया में किस टाइप से उनका स्टेटस है, किस तरीके से कास्ट इनइक्वालिटीज़ दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिसएडवांटेज कास्ट थी, जो माइनॉरिटीज़ थे, उनके लिए ऐसे क्या स्टेप्स लेके आई है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये सिर्फ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही होता है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सोशल डिफरेंसेस को भी इग्नोर करेगी, लोगों के बीच में जो इश्यूज हैं उन्हें भी इग्नोर करेगी, बिकॉज उन्हें मतलब नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें उन पर्टिकुलर लोगों से वोट नहीं चाहिए। बट यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सब चीज़ों के बारे में क्यों सोचा जा रहा है, एज बिकॉज उन्हें पता है दैट नॉर्मल पीपल विल चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके नीड्स और इंटरेस्ट का ध्यान रखना एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस करना, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, most democracies have failed on which of the following issues? Corruption, removal of poverty, political equality, both A and B. अब हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा करप्शन इश्यूज अभी भी हैं एंड पॉवर्टी इश्यूज अभी भी हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल रही है धीरे धीरे, लेकिन ये इश्यूज अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं। सो बोथ ए एंड बी। ठीक है, सेकेंड, इन एक्चुअल लाइफ democracies do not appear to be very successful in reducing what? In reducing economic inequalities, maintaining dignity of each individual, ensuring equality to all of the above. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Do not appear to be very successful. Successful की बात नहीं हो रही है, do not appear to be very successful. तो very successful तो थोड़ा economic inequalities reduce करने में democracy नहीं है, अभी भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही हैं, तो इतनी सक्सेसफुल नहीं है। तो इसका आंसर होगा रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आ रहा है समझ में? हम थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, आपके चैप्टर के क्वेश्चंस देखना, रीडिंग करना और समझ में आएगा, और हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्यों बेटर है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के आउटकम्स को जब आप असेस करेंगे ना, तो आप उसको कंपेयर करेंगे विद अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाकी और समझेंगे, कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो और हमें ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।